हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर नज़र दिस साइड। तो अब हम लोग अगले सीरीज़ की तैयारी करते हैं। तो बेसिकली फार्माकोलॉजी अब पढ़ेंगे। तो पहला यूनिट होगा बेसिकली इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स समझेंगे और रिसेप्टर्स के बारे में समझेंगे। तो बेसिकली जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि आपने ये पढ़ा होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं, लोअर क्लासेस में हमने ये पढ़ा था लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ठीक, तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या होती है कि बेसिकली हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि एंजाइम्स काम कैसे करते हैं। जैसे हर ताले की चाबी अलग होती है। ठीक, तो हर ताले की चाबी जब अलग होगी तो रिजल्ट भी अलग होगा। मतलब अगर ये एक है, ठीक, उसी तरह से अगर मैं दूसरा बनाऊं, यहाँ पे दूसरा ताला है, तो ये वाली चाबी इसमें फिट नहीं हो पाएगी, लेकिन ये वाली चाबी इसमें फिट हो जाएगी। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है कि एंजाइम्स के पास रिसेप्टर्स होते हैं और हर एंजाइम का अपना एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होता है। तो ये तो कहानी सिर्फ एंजाइम्स तक हो गई, लेकिन बॉडी में और भी ऐसी चीज़ें प्रेजेंट हैं, जैसे हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ठीक, और क्या कहते हैं, हमारे ड्रग्स हो गए, टॉक्सिन्स हो गए। तो हमें ये समझना होगा कि बेसिकली उनके लिए क्या थ्योरम बनाई गई है। ठीक, तो उनको हम लोग जो चीज़ जो चाबी है बेसिकली उनको लाइगेंड्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मेडिकल टर्म्स में, साइंटिफिक टर्म्स में लाइगेंड्स बोलते हैं। और जो ताला होता है, ठीक, उसको रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो जो चाबी हो गई उन्हें लाइगेंड्स बोलेंगे और जो ताला हो गया वो रिसेप्टर हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले लाइगेंड्स समझ लेते हैं। बेसिकली लाइगेंड्स और रिसेप्टर्स दोनों साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि जहाँ पे लाइगेंड होगा वहाँ रिसेप्टर होना ज़रूरी है। तो अगर मैं लाइगेंड्स की बात करूँ तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है लाइगेंड्स की, जो बॉडी में बायोलॉजिकली प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक, जैसे हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ठीक, और हमारे पास जैसे कुछ ड्रग्स हो गए, वो भी रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। टॉक्सिन्स हो गए, ठीक है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, जो उनके एंडोटॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, वो भी रिसेप्टर्स के थ्रू काम करते हैं। और बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, पॉइजनिंग हो गई, ठीक, तो वो उन सब, ये सारे लाइगैंड्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनकी पहली बात स्ट्रक्चर, इनके आपस में एक दूसरे से स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। पहली चीज़, हार्मोन, आप कोई भी कैटेगरी ले लो, जैसे हार्मोन्स की ही बात करो तो हार्मोन्स में भी कई सारे अलग अलग तरह के हार्मोन्स होते हैं, तो वो आपस में भी एक दूसरे से अलग है। तो कैटेगरी वाइज भी अलग है और आपस में एक दूसरे से भी अलग है। इसका मतलब हर चाबी अलग है। जब हर चाबी अलग है तो फिर हर ताला भी अलग होना चाहिए। तो उसी तरह से जो रिसेप्टर होता है, अगर मैं रिसेप्टर की बात करूं तो बेसिकली अगर यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ठीक है, ये आप समझ लो ताला है, ठीक, तो इस ताले की जो चाबी होगी, यहाँ पे अगर मान लो ये रिसेप्टर है, ठीक, तो ये रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक डोमेन होगा। ठीक, तो जो जो यहाँ पे रिसेप्ट लाइगेंड मैंने लिखा है वो यहीं आके बाइंड करेगा, लेकिन सबके अलग अलग ताले होंगे और सबके अलग अलग ये डोमेन होंगे। ठीक, तो हम लोग इसको बेसिकली बोलते हैं लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। ठीक, पहली चीज, ठीक है। और जब ये रिसेप्टर के साथ, इनमें से कोई भी लाइगेंड जब अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा वो समझना जरूरी है। तो अल्टीमेटली एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। रिस्पॉन्स बोलो या फिर एक्शन बोलो, ठीक, क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग अगर ऐसे समझें, बेसिकली ये जो ताला है इसी को रिसेप्टर बोलते हैं। ठीक, और ये रिसेप्टर्स कुछ नहीं है, ये बस मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं, लिपिड के बने हुए हैं। ठीक, तो बेसिकली क्या है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, और यहाँ पे इनके पास एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, ठीक है, और बायोलॉजिकल एक्शन क्रिएट होगा। लेकिन अगर कोई एक ऐसा मान लो प्रोटीन है, माइक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक, एक ऐसा मान लो मेरे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, जब इन सब में से कोई भी लाइगेंड बाइंड करेगा और कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, तो कोई भी बायोलॉजिकल एक्शन क्रिएट नहीं हुआ, तो ऐसे में हम लोग इनको रिसेप्टर्स नहीं बोल सकते, ये रिसेप्टर्स नहीं होते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं,
तो प्लाज्मा प्रोटीन्स भी बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ पकड़ के रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं, ठीक है? बहुत सारे हार्मोन्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ड्रग्स हो गए। तो ऐसे में हम प्लाज्मा प्रोटीन्स को रिसेप्टर्स नहीं बोल सकते क्योंकि वो कोई चेंज ही नहीं लाते, बायोलॉजिकल एक्शन नहीं लाते। तो पहली चीज़ हमें ये समझ में आ गई कि एक होते हैं लिगैंड्स, जिनको चाबियाँ बोली गई हैं, जो कीज़ हैं हमारी, और एक होते हैं लॉक्स, ठीक? तो उनको रिसेप्टर बोला गया है। मैंने बेसिकली आपको एक तरह से एंजाइम्स की जो हाइपोथेसिस है, उसके थ्रू इसको समझाने की कोशिश की है। तो बेसिकली लिगैंड्स अलग-अलग तरह के हो सकते हैं, हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, ड्रग्स, टॉक्सिन्स, केमिकल सब्सटेंसेस। रिसेप्टर ताला है बेसिकली, और रिसेप्टर्स हर जगह प्रेजेंट है, हर सेल पर प्रेजेंट है, टारगेट टिश्यू पे प्रेजेंट है, ठीक? अब हर ताले की चाबी अलग है, तो इसका मतलब हर जगह हर चीज़ एक्ट नहीं कर सकती। अगर मान लो ये ताला लगा हुआ है थायराइड ग्लैंड पे, ठीक? तो ये रिसेप्टर सिर्फ थायराइड ग्लैंड के टिश्यू पे प्रेजेंट है। तो जो हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा, वो सिर्फ थायराइड ऑर्गन पे ही काम कर सकता है। वो हार्ट पे जाके उसका जो पर्सनल अपना टिश्यू रिसेप्टर होगा, वो सिर्फ वहीं जाके काम कर सकता है, ठीक है? तो मान लो अगर इंटेस्टाइन हो गया या फिर स्प्लीन हो गया, तो स्प्लीन के पास थायराइड का रिसेप्टर नहीं होगा, ठीक है? तो मेरा समझाने का ये मतलब है कि एक स्पेशल रिसेप्टर जो कि पर्टिकुलर लाइगैंड के लिए बना हुआ है, वो टारगेट टिश्यू पे ही प्रेजेंट होगा। तो दैट्स इतना समझ में आने के बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक-एक करके इन्हें क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे लाइगैंड्स है, पहले उनको क्लासिफाई करके देखेंगे। तो मान लो यहाँ पे मेरे पास एक सेल है, ठीक? ये एक सेल है, ठीक? तो बेसिकली दो तरह के क्लासिफाई किए गए हैं लाइगैंड्स को। एक तो मान लो ये ए हो गया, जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक? या फिर इसके साथ क्या बोलो, हाईली और हाईली पोलर चार्ज, जो चार्ज जिनके पास होता है, या तो फिर हाईली, या फिर मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो, ठीक? या तो फिर ये हाईली चार्ज हो, ठीक है? एक इस तरह के हो गए लाइगैंड्स। और दूसरे तरह के लाइगैंड्स हमारे होते हैं बेसिकली स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट, ठीक? या फिर हाईली लिपिड सॉल्यूल, ठीक है? और हमें ये, अच्छा एक चीज़ है, हमें ये मालूम है कि जो सेल होता है ना, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, वो हम सबको पता है कि बनी हुई है फॉस्फोलिपिड से, ठीक है? तो फॉस्फोलिपिड बेसिकली क्या है? लिपिड है। तो लिपिड का मतलब फैट। तो कोई भी चीज़ अगर फैट सॉल्युबल है या लिपिड सॉल्युबल है, तो वो उसके साथ आराम से घुल मिल सकता है, ठीक? तो लिपिड सॉल्युबल लाइगैंड्स जो होंगे हमारे, वो ईजिली पास थ्रू कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन को, ठीक है? तो ये फंडा समझ में आ गया हमें। तो अगर लॉजिकली देखा जाए, तो जो हमारे हाईली पोलर लाइगैंड्स हैं या फिर लार्ज मॉलिक्यूलर वेट लाइगैंड्स है, उनका रिसेप्टर अंदर सेल के होना चाहिए या बाहर सेल के होना चाहिए? जाहिर बात है बाहर होना चाहिए, क्योंकि ये हाईली पोलर है, चार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, ये इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, ये लिपिड सॉल्युबल नहीं है। तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे, वो रिसेप्टर पे होंगे, वो सेल मेम्ब्रेन पे होंगे, बाहर लगे हुए। तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे वो बाहर लगे होंगे, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पर। और जो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट है या फिर लिपिड सॉल्युबल है, हाईली सॉल्युबल, तो उनके जो रिसेप्टर्स होंगे, अगर मान लो यहाँ पे मेरा ये न्यूक्लियस है, तो इनके जो रिसेप्टर्स होंगे, वो सेल के अंदर होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो स्मॉल मोलिकुलर वेट या हाईली लिपिड सॉल्युबल लाइगेंड्स होते हैं, वो उनके रिसेप्टर्स जो उनके ताले हैं, वो इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट है। और जो लार्ज मोलिकुलर वेट या हाईली पोलर लाइगेंड्स है, उनके जो रिसेप्टर्स या उनके जो ताले हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर लोकेटेड है, ठीक? तो इस तरह से दो तरह के हमारी क्लासीफाई हो गए। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, तो जो लार्ज मोलिकुलर वेट या हाईली पोलर हो गए, इनमें पेप्टाइड लाइगेंड्स हो गए। पेप्टाइड का मतलब हो गया जितने भी प्रोटीन से बने हुए जितने भी हमारे पास लाइगेंड्स हैं, ठीक है? तो इनको हम लोग बोलते हैं बेसिकली हाईली पोलर या लार्ज मॉलिक्यूलर वेट। तो ये लोग यहाँ आके लगेंगे। और जो हमारे स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट हैं हमारे वाले, हाईली लिपिड सॉल्युबल वाले, वो इंट्रासेलुलरली जाके लगेंगे,
ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, क्लासिफाई कर लिया हमने कि इस तरह से ये हो गया। अब मैं पेप्टाइड लाइगेंड्स की बात करूं जो पेप्टाइड के बने हुए हैं, तो बहुत सारे हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, TSH हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं ऐसे इस तरह से। और अगर मैं आगे क्लासिफाई करूं, और भी हैं इनमें, इसके अंदर हमारे आते हैं कैटेकोलामीन, कैटेकोलामीन्स भी आते हैं। अब कैटेकोलामीन्स में क्या क्या आ सकते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक, डोपामीन, तो इस तरह से कैटेकोलामीन्स भी इसी में आएंगे। और भी बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टन जो सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक, सेरोटोनिन भी इसी कैटेगरी में आएगा। फिर उसके बाद हिस्टामिन हो गया, ठीक, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, ठीक, तो इस तरह से ये सारे मॉलिक्यूल्स भी इसी में इंक्लूड होंगे। और एसिटाइल कोलिन भी हो गया, ठीक। स्मॉल मॉलिकुलर वेट की बात करें अगर, तो स्मॉल मॉलिकुलर वेट लॉजिकली अगर देखा जाए तो बहुत ईजी चीज़ है, समझ में आने वाली चीज़ है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल हैं, तो इनके लिए जितने भी लाइगेंड्स जो कोलेस्ट्रॉल से बने हुए हैं, ठीक, वो सारे लिपिड सॉल्युबल होंगे, क्योंकि इनको मैंने क्या बोला कि ये सेल के अंदर आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। लिपिड सॉल्युबल लाइगेंड्स इजीली पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स जितने भी होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली जो है हमारी लाइगेंड्स की, वो है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड हार्मोन्स जितने भी हो गए, उनमें क्या क्या आता है? टेस्टोस्टेरोन हो गए, ठीक, और प्रोजेस्टेरोन हो गया, और ईस्ट्रोजन हो गया, ठीक। तो इस तरह से बहुत सारे हैं, एल्डोस्टेरोन भी हो गया, ठीक, और हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी हो गया। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। तो इस तरह से स्टीरॉयड हार्मोन्स भी इन, तो अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे समझा जाता है कि अगर मैं ये पूछूं कि प्रोजेस्टेरोन का रिसेप्टर कहाँ है, तो लॉजिकली समझ में आना चाहिए कि प्रोजेस्टेरोन का रिसेप्टर इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होगा। अगर अगर कोई आपसे पूछे कि FSH का रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, तो वो सेल के बाहर है, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होगा। एक तो ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स वाले हो गए। और भी हैं इनमें, जैसे हमारे पास T3 T4 भी होते हैं, ठीक है। T3 T4 टारगेट मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब आप इस TSH को T3 T4 को कंफ्यूज मत करना। ये जो यहाँ पे TSH मैंने लिखा है, ये थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। T3 T4 अलग अलग ऑर्गन्स पे जाके काम करता है फाइनल रिस्पॉन्स के लिए, ठीक है। तो जो T3 T4 होते हैं, ये स्मॉल मॉलिकुलर वेट होते हैं, तो ये आराम से सेल मेम्ब्रेन को ट्रैवल करके अंदर सेल में जा सकते हैं, तो इनका रिसेप्टर भी इंट्रासेलुलरली होता है। T3 T4 हो गया। फिर बहुत सारे रेटिनॉइड डेरिवेटिव्स, विटामिन ए के डेरिवेटिव्स जितने हो गए, ठीक है। अच्छा, और हमें ये भी मालूम है कि स्टेरॉइड बायोसिंथेसिस में और क्या आ सकता है? विटामिन डी, जिसका दूसरा नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो बेसिकली हमने एक ओवरव्यू देख लिया कि लाइगेंड्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। आप ऐसे समझो जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे आपके आ जाएंगे, ठीक है, लाइगेंड्स के अंदर। फिर बहुत सारे हार्मोन्स के अलावा भी बहुत सारे केमिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, ठीक, फिर आपके और टॉक्सिन्स हो गए, इन्फेक्शियस कॉजेज वाले टॉक्सिन हो गए। फिर उसके बाद ड्रग्स हो गए, जो भी हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं वो भी रिसेप्टर्स के ही थ्रू काम करते हैं, उनके रिसेप्टर्स भी इंट्रासेलुलर या फिर सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग रिसेप्टर की क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात करें हम लोग, तो रिसेप्टर का क्लासिफिकेशन हमने देख लिया है। तो ये फिर सेल मेम्ब्रेन, ऑन सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, या फिर इंट्रासेलुलरली इनसाइड सेल, ठीक है। तो जो ताले हमारे प्रेजेंट है, हमने चाबियों के बारे में पढ़ लिया, अब हम ताले के बारे में बात करें। तो जो रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर बेसिकली सेल के सरफेस पे प्रेजेंट हो सकता है या तो फिर सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक। तो अब हम लोग पहले तो ऑन द सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको डिटेल में देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक सेल बनाता हूँ, यहाँ पे एक बड़ा सा सेल हो गया, ठीक है, ये मेरा एक सेल हो गया। तो हम लोग पहले रिसेप्टर की बात करते हैं। पहला रिसेप्टर जो है वो कुछ इस तरह का है। अभी हम लोग सिर्फ ऑन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ऑन सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, पहला टाइप, पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ये जो रिसेप्टर की खास बात होती है ना, वो इस तरह से होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर कुछ इस तरह से होता है, ठीक। और
ये इसका हो गया, हमने पढ़ा है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, ठीक, ये हमने पढ़ रखा है। अब इस तरफ से अगर अंदर सेल के अंदर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट मैंने बना रखा है ये हो गया हमारा इफेक्टर डोमेन, ठीक। अब मान लो कि इस रिसेप्टर के पास एक लाइगेंड आता है, और यहाँ पे अटैच करता है इसके साथ, ठीक है। ये लाइगेंड है मेरे पास और ये लाइगेंड आके इस रिसेप्टर के साथ अटैच करेगा, ठीक। तो हमने ये देखा लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होता है इस रिसेप्टर के पास और एक इफेक्टर डोमेन होता है, ठीक है। अब एक खास बात यह है कि इन रिसेप्टर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ सांप की तरह दिख रहा है, तो इसलिए इनका नाम दिया गया है इन टाइप। ये जो रिसेप्टर इस टाइप का अगर होगा तो इसको हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं, ठीक। इसका एक और नाम है, ध्यान से देखोगे तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये 7 बार पास कर रहा है। ये जो रिसेप्टर है 7 बार इन और आउट, मतलब 7 टाइम्स इट क्रॉसेस द मेम्ब्रेन, तो इनको हम लोग 7 पास रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, और हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं। अब मैं एक और ख़ास बात बताना चाह रहा हूँ ऐसे रिसेप्टर्स के बारे में। ये जो इनका इफेक्टर डोमेन होता है ना, अगर मैं यहाँ से इफेक्टर डोमेन हटाऊँ तो ये इफेक्टर डोमेन जो होता है ना, ये ऐसे बेसिकली होता है, छिपा होता है। लेकिन जब ये लाइगैंड आ जाता है तो क्या होता है, ये ऐसे घूम जाता है और ये घूम के ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो पहले ऐसे था, छुपा होता है इसका इफेक्टर डोमेन, तब जब लाइगैंड इसको एक्टिवेट करता है इस रिसेप्टर को तो ये लाइगैंड ऐसे, ये जो इफेक्टर डोमेन है ये खुल जाता है, और जब ये खुल जाता है तो एक स्पेशल प्रोटीन के साथ ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। इस प्रोटीन का नाम है जी प्रोटीन, ठीक है। तो इसलिए इनका जो दूसरा नाम है इन रिसेप्टर्स का, इन रिसेप्टर्स को हम लोग जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर भी बोलते हैं। तो हम लोग पहले टाइप के रिसेप्टर्स पढ़ लिए हमने, जो कि सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है, जिनको सर्पेंटाइन रिसेप्टर बोलते हैं, या फिर 7 पास रिसेप्टर बोलते हैं, या फिर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोलते हैं। ये एक ओवरव्यू है इस टाइप के रिसेप्टर के लिए, ठीक है। अब अगर आपको एग्जाम्पल जानना है कि ऐसे रिसेप्टर्स किन किन लाइगेंड्स के हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे जो एसिटाइल कोलिन में मस्करिनिक रिसेप्टर्स होते हैं वो सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स हैं। फिर उसके बाद हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, फिर हमारे जितने भी कैटेकोलामीन्स हैं, कैटेकोलामीन्स में एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, डोपामिन, ठीक, तो ये सब आ गए इसमें। फिर उसके बाद हमारे हिस्टामिन हो गया और सेरोटोनिन हो गया, सेरोटोनिन के भी सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। TSH हो गया। तो इन सब के जो रिसेप्टर्स हैं ये सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स हैं, सांप की तरह होते हैं, ठीक। अब हम लोग दूसरा टाइप का रिसेप्टर देखते हैं, मैं यहीं पे आपको बना के दिखाता हूँ। जो दूसरा टाइप का रिसेप्टर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये एक दूसरे टाइप का रिसेप्टर है, और इस रिसेप्टर का जो नाम होता है, हम लोग इसको बेसिकली, एक बार गुजरा है ना, ये सिंगल टाइम पास कर रहा है, तो ये 1 पास रिसेप्टर है। ये दूसरे टाइप का रिसेप्टर है जो कि सेल मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है, ठीक। अब मान लो कि यहाँ पे इसके ऊपर आ गया एक लाइगेंड, ठीक। अब ये लाइगेंड इससे अटैच करेगा, फिर जब ये अटैच हो जाएगा तो फिर ये इसको रिस्पॉन्स करने को देगा और ये कुछ रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसका इफेक्टर डोमेन इस साइड होगा, अंदर होगा, ठीक। एक तो ये चीज़ हो गई। तो ऐसे में ये जो 1 पास रिसेप्टर्स होते हैं, इनके पास ये जो अंदर वाला डोमेन होता है ना, ये बेसिकली एंजाइम से लिंक्ड होता है, ठीक है। तो जब भी लाइगेंड इस रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो ये कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है और फिर उसके बाद एक्शंस को आगे प्रोसीड करता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे जी प्रोटीन इस रिसेप्टर के साथ अटैच था, इस तरह उसी तरह से कुछ स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो इस रिसेप्टर के साथ एक्टिवेट, मतलब अटैच रहते हैं। तो इसलिए इनका दूसरा नाम क्या है, एंजाइम लिंक्ड
रिसेप्टर, ठीक है। तो वन पास रिसेप्टर का दूसरा नाम क्या है? एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक टाइप 1 क्लास था, ठीक, जिसमें सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स है। इनका दूसरा नाम क्या है? 7 पास रिसेप्टर। तीसरा नाम क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अंदर इंट्रासेलुलरली ये लोग जी प्रोटीन के साथ कपल्ड रहते हैं, ठीक। दूसरी चीज, दूसरे टाइप के जो रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें वन पास रिसेप्टर बोला गया है या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर बोला गया है, क्योंकि इंट्रासेलुलरली ये लोग कपल्ड किसके साथ है? एंजाइम के साथ। और तीसरे तरह के अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक थर्ड क्लास भी होती है, ठीक है। तो वो होते हैं चैनल्स। जो थर्ड टाइप की क्लास है ना, वो होते हैं चैनल्स, लेकिन उनके पास स्पेशल पॉकेट्स होते हैं और इन पॉकेट्स पे लाइगेंड आके अटैच हो सकता है, ठीक है। और ये इस तरह के जो चैनल्स होते हैं बेसिकली, तो ये चैनल्स जो होते हैं ये वोल्टेज गेटेड भी हो सकते हैं, ठीक। ये फिर आपके लाइगेंड ऑपरेटेड भी हो सकते हैं। तो जो लाइगेंड वाले हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये लाइगेंड गेटेड चैनल्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली अगर ये लाइगेंड आएगा और इस चैनल को एक्टिवेट करेगा, तो ये चैनल्स होते हैं बेसिकली आयोनिक चैनल्स, आयोन्स के लिए होते हैं, कैटायन एनायन के लिए होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए ये बने हुए हैं। तो ऐसे में इनको क्या बोलते हैं हम लोग? लाइगेंड। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये हो गए थर्ड टाइप, जिनको बोलते हैं, इनका इनका नाम क्या है? लाइगेंड ऑपरेटेड चैनल्स, ठीक है। तो हमने 3 तरह के रिसेप्टर्स पढ़ लिए जो कि सेल मेम्ब्रेन पे लोकेटेड है। सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स, वन पास रिसेप्टर या फिर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और तीसरा है लाइगेंड ऑपरेटेड चैनल्स। वोल्टेज गेटेड इससे मतलब नहीं है हमें, ठीक है। लाइगेंड से मतलब है, लाइगेंड ऑपरेटेड चैनल हो गया, ठीक। अब हम लोग बेसिकली एक एक करके इनको देखते हैं।